मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। ये 4 पंक्तियां ये बताएगी मैं क्या लिखता हूं, कैसा लिखता हूं, और ये 4 पंक्तियां सुन के आप मुझे बताइएगा आप कैसा सुनना पसंद करें। कि अपने घर में बैठा था मैं गहन उदासी लेकर मन में, अपने घर में बैठा था मैं गहन उदासी लेकर मन में, कुछ तो खाली खाली सा था सुख से भरे हुए जीवन में, किंतु अचानक अंतर्मन ने मुझे देश की व्यथा सुनाई, किंतु अचानक अंतर्मन ने मुझे देश की व्यथा सुनाई, तब मैंने मंचों पे आके भारत माँ की पीड़ा गा। वाह क्या बात है। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन हो रहा है। मेरा मानना है दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा जो होती है वो होती है माँ, और पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसे हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। पूरी दुनिया में केवल भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं, बिना भूमिका के सुनिएगा। क्या है भारत की महिलाएं? कि जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, जहां सबल संस्कृति हमेशा अपनी गाथा कहती हो, धराधेनु जिनके अंतस में माता बनकर रहती हो, कर्तव्य निभाने जो पन्ना अपने सुख का बलिदान करे, जौहर कर पद्मावत जब अपना ऊंचा स्वाभिमान करे, जिस तपोभूमि पर यमराज सावित्री से हारे हैं, सब बंधन तोड़े हैं रघुनंदन सबरी द्वार पधारे हैं, अनसुईया तीनों देवों को भी स्तन पान कराती है, संतानों को माँ अभिमन्यु जैसा बलवान बनाती है, ऐसी नारी को माँ कहने का मुझको हरदम मान मिले, इसी धरा की रग में खेलूं मुझको बदल हिंदुस्तान मिले। क्या बात है। मैं केवल हास्य की बातें नहीं करता, मैं केवल देश की बातें करता हूँ, राष्ट्र की बातें करता हूँ, और ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र 10 मिनट आप लोग के बीच में रहूंगा। 10 मिनट आप लोग मुझे पूरे मन से सुन लीजिएगा। नागपुर दूसरी बार आना हुआ है। मैं एक वाक्य से जोड़ता हूं, जब हमारे देश का कोई युवा सेना में जाता है, माँ बाप का इकलौता बेटा, तो उसकी माँ सोचती है जब मेरा बेटा पहली बार छुट्टी से आएगा तो मैं उसकी सगाई करूंगी। उसकी एक इकलौती बहन होती है, वो सोचती है कि मेरा भाई जब पहली बार छुट्टी से आएगा तो मेरे लिए तोहफे लेके आएगा। उसके पिता यानी परिवार का पूरा परिवार कोई ना कोई अपने अपने सपने संजोने लगते हैं। लेकिन आप लोग कल्पना कीजिए, यदि वो सैनिक पहली बार छुट्टी पे ना आकर के उसका पार्थिव देह तिरंगे में लिपट के आ जाए तो उस घर की स्थिति क्या होती है, उसके पिताजी क्या जवाब देते हैं। एक बार हल्की ताली बजा के मुझे आदेश कर दिए, पंक्ति निवेदित करता हूं कि तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, तिरंगे में लिपटकर जब शहीद अपने शहर आया, बढ़ाकर मान भारत का वतन का लाल घर आया, करे अभिमान बेटे पर पिता की फूलती छाती, छलकती आंख माता की विजय के गीत है गाती, कहा था छुट्टियों में अब तेरी करनी सगाई है, दुल्हन बनकर घर हमारे तुम्हारी मृत्यु आई है, बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है, बहन बोली की राखी पे ये पहली बार आया है, मेरा भैया शहादत का मेरा उपहार लाया है, सभी रोने लगे थे जब उसको अर्थी पे लेटाया, कोई कहने लगा विधाता ने कैसा कह ढाया, तभी सुनकर पिता बोले इसे सम्मान कहते हैं, इन्हीं वीरों की धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अभी भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पत्नियों पे ये वो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बेटियों का सम्मान में कि भारत की बेटियां क्या है। सुनिए कि हिंद की बेटियों को तुम कम न समझो, हिंद की बेटियों को तुम कम न समझो, अगर यह सोच ले तो शेरों के भी जबड़े फाड़ देती है, तुम बात करते चांद तारा तोड़ने की, ये दुश्मन के सीने पर तिरंगा गाड़ देती है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आप सभी लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे, फेसबुक पे अभी कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एक घर के अंदर आंगन में एक सैनिक का पार्थिव देह रखा रहता है, उसके बगल में उसकी बूढ़ी माँ बूढ़े पिताजी बैठे रहते हैं, और वही बगल में दीवार से खड़ी होकर के उसकी पत्नी पेट पे हाथ रख के कुछ सोचती है, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी। उस फेसबुक पोस्ट पे काफी लोगों ने अपने अपने विचार लिखे, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया वो मैंने जो लिखा है मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा, उसकी पत्नी गर्भवती है, उसका पति शहीद हो गया है, तो गर्भवती पत्नी अपने बच्चे के लिए क्या सोच रही हो कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, देश के दीवाने को नमन बार बार करूं,
आन बान शान से जो कुर्बान हो गया, दिल में उमंग लिए, हाथ में तिरंग लिए, आंखों में घमंड लिए, बलिदान हो गया। बूढ़ी माता और पिता दोनों का सहारा गया, किंतु देवताओं से भी ऊंचा मान हो गया। और पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, तैयार देश के लिए जवान हो गया। वाह वाह, क्या बात है भैया, वाह। अच्छा, देश के 90% कवि जो पाकिस्तान पे लिखते हैं, लेकिन मेरा मानना पाकिस्तान वीरस का विषय है ही, तो हास का विषय है। एक बार क्या हुआ, दीपक भाई का फोन आया मेरे पास, कहले विजय भाई कवि सम्मेलन में चलना है। हम लोग चले गए। जब मैं आधे रास्ते गया तो मुझे एहसास हुआ कि यार कहीं कुछ फंसाने के लिए लेके जा रहा हूं। मैंने बोला दीपक भाई कहाँ चल रहे हैं? क्या तुम तो चलो, मैंने नहीं, तुम बताओ कहाँ चल रहे हैं? कहले इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर। मेरा दिमाग खराब है, मेरा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तुम मुझे लेके जा रहे हो। क्या विजय भाई तुम तो चलो, वहां बॉर्डर पे खड़े होकर दोस्त को पूरी 2 कविता सुना देना, जितने भी पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तान में घुस जाएंगे। मैं चला गया भाई साहब, सही बता रहा हूं। अब वहां जैसे कभी सम्मेलन शुरू हुआ ना, तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पूरे कभी भाग गए वहां से। लेकिन मैं वीरस का कभी, मुझे आ गया जोश और मैं घुस गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के सर्जरी पर बैठ के 4 पंक्तियां लिखी कि वतन पे जो, बस इतना याद रखना कि पाकिस्तान के सरजमी पे बैठ के लिखा है, और देश का पहला कवि हो कि पाकिस्तान की सरजमी पे बैठ के कविता लिखी है। क्या है पाकिस्तान? कि वतन पे जो प्राण लुटाए उसे हम बलिदान कहते हैं। वतन पर जो प्राण लुटाए उसे हम बलिदान कहते हैं। बेगुनाहों का जो लहू बहाए उसे हम शैतान कहते हैं। और वो 2 कौड़ी के टुच्चे को डॉन कहते हैं। वो 2 कौड़ी के टुच्चे को डॉन कहते हैं। तो सुन, हम अपने शौचालय को पाकिस्तान कहते हैं। वाह भैया, वाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सब लोग जानते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने तो उसके पीछे कारण था नीरा आर्या। नीरा आर्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना में झांसी की रानी के रेजिमेंट की सिपाही थी। उसका विवाह होता है जयरंजन से। जयरंजन अंग्रेजी सेना में सीआईडी ऑफिसर था। जब अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने का बहुत प्रयास किया, उन्हें सफलता नहीं मिली। और उन्हें जब यह मालूम पड़ गया कि नीरा आर्या की शादी जयरंजन से हुई है, तो उस समय में जयरंजन को उन्होंने 1 लाख रुपए का जो है लालच दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, और जयरंजन ने स्वीकार कर दिया। जब ये बात नीरा आर्या को पता चली तो नीरा आर्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कैंप पे जाकर के उनकी सुरक्षा में लग गई। देश के अंदर, इतिहास के अंदर जितना नीरा आर्या को प्रताड़ित किया गया है, जितनी उनको प्रताड़ना दी गई, इतिहास में किसी को नहीं दिया गया। मैं एक कविता रख रहा हूं आप लोगों के बीच में। देश में पहली बार नीरा आर्या पर कविता लिखी है, हो सकता है इसके बाद और भी लोग आए, और ये पहली बार सुनिए। एक बार हल्की ताली बजा दीजिए, मैं अपनी पंक्तियां पढ़ता हूं। कि हुई समर्पित आजादी की मन में अलख जगाई थी, नेताजी की सेना में वो प्रीत निभाने आई थी। जैसे रोशन होता सबसे तारों में वो ध्रुव तारा, जैसे संस्कार मर्यादित करते हैं जीवन सारा। जैसे भारत माँ का मस्तक पर्वतराज हिमालय है, जैसे देवताओं से शोभित होता वो देवालय है, वैसे नेताजी की महिमा नीरा से ही पूरी है। बिन नीरा के बलिदानों की गाथा आज अधूरी है। पहली नारी बनी देश में कैदी काला पानी की, आओ कहानी तुम्हें सुनाऊं उस नीरा दीवानी की। यहाँ से कविता शुरू होती है। नीरा आर्या देश की पहली महिला जासूस, पहली महिला जिससे काला पानी की सजा हुई। जब जयरंजन एक रात अपना रूप बदल करके नेता सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने के लिए जाता है, नीरा आर्या उसे पहचान लेती है। नीरा आर्या अपने पति को रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं मानता है, वो आगे बढ़ता है। बस यहां से कविता शुरू होती है, सुनिए। कि नीरा के पति जयरंजन ने उससे ही गद्दारी की, थोड़े से धन के लालच में अंग्रेजों से यारी की। आस्तीन का सांप उसी देवी नीरा का प्यार बना, नेताजी की हत्या की साजिश का ठेकेदार बना। हुआ कलेजा छलनी सुनकर चौंक गई वो बेचारी, ऐसा लगा कि जैसे उसकी उजड़ गई दुनिया सारी। हुई अचानक पूनम वाली रात अमावस की काली, बदल गई मातम में जैसे खुशियों वाली दिवाली। उसने क्षण भर भी न सोचा, उसने क्षण भर भी न सोचा, अपना सब कुछ बार दिया, अपने ही पति जयरंजन का खंजर से संहार किया। वाह क्या बात है। और यहां से प्रताड़ना शुरू होती है
कि हत्या और जासूसी की फिर उस देवी को सजा मिली, अंग्रेजी साजिश की जिसके कारण थी बुनियाद हिली, लांग गए सीमाएं सारी अत्याचारी अभिमानी, उस महिला को अंग्रेजों ने भेज दिया काला पानी, कैद शरीर हुआ उसका पर साहस नहीं बांध पाए, कैद शरीर हुआ उसका पर साहस नहीं बांध पाए, जंजीरों में बंधी शेरनी किंतु भेड़िए घबराए, बंधी बेड़ियां पूरे तन पर पैरों से लेकर गर्दन तक, बंधी बेड़ियां पूरे तन पर पैरों से लेकर गर्दन तक, पीड़ाओं के सागर भोगे इस शरीर से लेकर मन तक, एक अकेली उस नारी पे ऐसा अत्याचार किया जैसे मेरी भारत माँ को जंजीरों में बांध दिया। और जब ये प्रताड़ना महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचती तो महारानी विक्टोरिया का आदेश आता है जेलर के लिए कि नीरा आर्या को आजाद कर दिया जाए, लेकिन वो जेलर नीरा आर्या को आजाद करता तो करता कैसे, क्योंकि नीरा आर्या का शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जो जंजीरों में न बंधा हो। तो उस जेलर ने एक लोहार को बुलाया जंजीर काटने के लिए, लेकिन लोहार जब छेनी हथौड़ी लेके आया तो जंजीर नहीं काटता था। वो नीरा आर्या का घुटने पे हथौड़ा मारे, उसकी कहनी पे हथौड़ा मारे। तब पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिए। स्वागत भी है, स्वागत। कि नीरा के साहस को फिर ललकारा एक लोहार ने, जंजीरों की जगह पांव पे लगा हथौड़ा मारने, कभी प्रहार करे घुटनों पर पंजे कभी कुचलता था, चमड़ी उजरी खून रिसाता और मांस उछलता था, छुपा सुभाष कहाँ है कहते वरना तू मुश्किल में है। जितनी बार उसे हथौड़ा मारे नीरा आर्या को, नीरा आर्या से सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता था कि बता नेता सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। नीरा आर्या हर बार बोले कि मुझे नहीं मालूम। अंतिम में जेलर गुस्से में आकर एक मुक्का पूरे ताकत से नीरा आर्या के नाक पे मारता है, नीरा आर्या का पूरा चेहरा लहूलुहान हो जाता है। तो नीरा आर्या कहती है कि नेता सुभाष चंद्र बोस मेरे सीने में है, मेरे दिल में है। तो वो अंग्रेज कहता है अगर नेता सुभाष चंद्र बोस तेरे सीने में है तो तेरा सीना चीर के मैं नेता सुभाष चंद्र बोस को निकाल लूंगा। आगे की दो पंक्तियां सुनना पूरे सही में सिहरन आ जाएगी। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, हकीकत है जो इतिहास में लिखा हुआ है। तब पंक्ति निवेदित कर सुनिए कि नीरा के साहस को ललकारा फिर एक लोहार ने, जंजीरों की जगह पांव पे लगा हथौड़ा मारने, कभी प्रहार करे घुटनों पर पंजे कभी कुचलता था, चमड़ी उदरी खून रिसाता और फिर मांस उछलता था, छुपा सुभाष कहाँ है कहते वरना तू मुश्किल में है। हाथ रखा उसने सीने पर बोली मेरे दिल में है, मानवता को उस दानव ने टुकड़ों में था बांट दिया, निर्दयी ने नीरा के स्तन को कैंची से काट दिया, साहस समुंदर तकलीफों का सह गई सारी पीड़ा को, किंतु देश ने भुला दिया है अपनी प्यारी नीरा। आठ पंक्तियां पढ़ता अपना स्थान लेता हूँ। अद्भुत कविता है। हमारे इतिहास के पन्नों में मात्र 7 लाख क्रांतिकारियों का नाम दर्ज है, लेकिन जाने कितनी नीराएं कितने भगत सिंह गुमनामी में गुम उसका हमें नहीं पता। तब अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जाने कितनी ही नीराएं ऐसी कैद हुई इतिहासों में, धड़क रही भारत के दिल में आजादी की सांसों में, रोते होंगे रोज देखकर होते हुए तमाशों को, कुचल रहे क्यों लोग हमारी उम्मीदों की लाशों को, वर्तमान ये मर्यादित है उनके ही उपकारों से, आसमान ये सजा हुआ है उन्हीं चमकते तारों से, देशभक्ति का पौधा सींचे कल का गौरव गाए हम, बच्चों को नित रोज सुनाए इनकी अमर कथाएं हम, उनके ही बलिदानों से ये धरती हुई महान है, हम मेरे भारत के तो वो ही सच्चे भगवान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया।